नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी प्रिय साथी? सभी स्वस्थ मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए आपसे रूबरू हुए, लेकिन आज से प्रयासरत रहूँगा कि लगातार अपने रूबरू हुए सभी मेरे प्रिय साथियों से और अपने अध्ययन को एक नई गति प्रदान करें। दोस्तों, ज़्यादा समय जाया न करते हुए गत सेशन में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन किया था और आज के सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो दोस्तों, आज के सेशन में अपने विशेष क्या रखेंगे कि जो भी करेंगे अपन टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टू द पॉइंट अपने करने वाले हैं सर। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर और क्या क्या महत्वपूर्ण है एक बार सरसरी नज़र अपने इस हेडलाइंस पर डाल लेते हैं कि कौन से बिंदु हैं जो अपने को विशेष ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। आयुष समग्र कल्याण केंद्र ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, ये अपने कोई डिसीजन है, इसको अपन देखेंगे, लेकिन ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने जानकारी अर्जित करेंगे फोर्ब्स में अंडर 30 की जो 30 की सूची जारी की गई है उसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में अपन जानेंगे। सम्मान नागरिक संहिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सम्मान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया गया है और स्वतंत्रता बाद पारित किया जाने वाला यूसीसी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने किया गुजरात में केबल पुल यानी तारों वाले पुल का सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। एक बार जरूर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा सुदर्शन सेतु, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और क्या दोस्तों अपने पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री ने रखी गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला। जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी और जम्मू कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या है, चला दी गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ऐसा कौन सा स्टेट या यूटीज की बात करें जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई है, तो अपना जम्मू कश्मीर। पेपर लीक और नकल को रोकने वाले विधेयक को संसद में पारित किया गया है और SC/ST सूची संशोधन बिल संसद में भी पारित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। राजा कृष्ण मूर्ति, कौन सी मूर्ति? कृष्ण मूर्ति। कौन सी मूर्ति? कृष्ण मूर्ति को शिकागो मैगजीन में, कौन सी मैगजीन? शिकागो मैगजीन में 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ये अपन इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी अर्जित करेंगे। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च ये किया गया है। क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। गुप्तेश्वर वन, ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। गुप्तेश्वर वन, कौन सा वन? गुप्तेश्वर वन। इस प्रकार दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अपन समग्र जानकारी अर्जित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब विस्तृत रूप से अपने जानते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आइए जोश और जुनून बनाए रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहां पर दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में। अपने से पूछा जाएगा आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में यह केंद्र खोला गया है। क्या है दोस्तों यह केंद्र? आइए जानकारी अर्जित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जानिए कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, एक तो अपन को सभी पता होना चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन 22 फरवरी 2024 को किया। कब किया? 22 फरवरी 2024 को किया। किसका? आयुष समग्र कल्याण केंद्र का। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। किसने किया? DY चंद्रचूड़ ने। इस प्रकार अपने को ध्यान में रखना है। यह पहल भारत के सर्वोच्च न्यायालय और आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा यह कदम उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में क्या किया जाए, एक आयुष समग्र कल्याण केंद्र खोला जाए। ये क्यों खोला जाएगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के परिसर के भीतर स्थित आयुष समग्र कल्याण केंद्र एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत शारीरिक, मानसिक
और भावात्मक कल्याण के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए यह डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति को किसी शारीरिक रूप से भी तैयार किया जाए, मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से भी उसका कल्याण हो। इसके लिए यह क्या किया गया है, इस आयुष समग्र कल्याण केंद्र की क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है, कहाँ किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के आंगन में। ये आप ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से कोई बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या मामला है इसे अपन जान लेते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, ये जो नगर निगम के चुनाव हुए मेयर के लिए, तो उसमें दोनों का गठबंधन था। किसका? आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। इन दोनों के खिलाफ कौन थी? तो इसके दोनों के खिलाफ बीजेपी थी। कौन थी? बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के इनके जो प्रत्याशी था वो कुलदीप कुमार था और बीजेपी की ओर से मनोज कुमार थे। इसमें कुल 36 मत पड़ने थे। जो 36 मत में से 28 मतों में भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को 12 के मुकाबले 16 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। इसमें क्या किया गया था? 8 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और जो 8 मत थे वो किसको मिले थे? कुलदीप कुमार को मिले थे। लेकिन इनको अवैध कर दिया तो विजयी किसको घोषित कर दिया गया? मनोज कुमार जी को विजयी घोषित कर दिया गया। इस मामले को लेकर ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और जिन 8 मतों को अवैध और अमान्य घोषित किया था वे सभी मत आप उम्मीदवार यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले थे। इस प्रकार यह मामला था, और ये अपने परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एनआरआई के वैवाहिक मामलों पर विधि आयोग की रिपोर्ट। एनआरआई कौन से होते हैं दोस्तों? जो नॉन रेजिडेंटल इंडियन होते हैं वो एनआरआई होते हैं। उनके बारे में अभी विधि आयोग ने क्या रिपोर्ट दी है उसके बारे में अपन जान देते हैं। अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक रिपोर्ट विधि मंत्रालय को फरवरी 2024 में प्रस्तुत की गई है। किसके खिलाफ? जो अनिवासी भारतीय हैं और प्रवासी नागरिक हैं, जो उनके वैवाहिक संबंधित कानून को विधि आयोग ने क्या किया है? रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उनका मानना है, क्या कहना है? उनका मानना है कि जो भी एनआरआई है, कौन है दोस्तों? जो एनआरआई है नॉन रेजिडेंट इंडियन, और जो ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी एनआरआई और भारतीय मूल के प्रवासी जो विदेशी नागरिक हैं, प्रवासी विदेशी नागरिकों को क्या होना चाहिए कि उनके विवाह को भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। ये इनका रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव दिया है कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि एनआरआई हो और ओसीआई भारत और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहिकों को भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। उपयुक्त के अतिरिक्त आयोग ने अनुशंसा की है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा पति पत्नी के पासपोर्ट के एक दूसरे के साथ जोड़ना और दोनों के पासपोर्ट का विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य रूप से पासपोर्ट अधिनियम 1967 में संशोधित किया जाए। कि जो दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो मैरिज सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो पासपोर्ट के एक दोनों को साथ में ऐड किया जाए और एक साथ उस रजिस्ट्रेशन वैवाहिक रजिस्ट्रेशन को भी ऐड किया जाए उसके साथ। इस प्रकार यह पासपोर्ट अधिनियम में इस प्रकार संशोधन की सिफारिश की है, लेकिन ये माना जाता है कि नहीं माना जाता है, ऐसा विधि मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आगे जानते हैं फोबर्स। दोस्तों फोबर्स क्या होते हैं कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री, चाहे मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो प्रभावशाली रहते हैं तो उनकी सूची जारी की जाती है। तो फोबर्स इंडिया ने अंडर 30 में, यानी जिनकी एज 30 से कम है, ऐसी 30 युवा भारतीयों की सूची जारी की है। कब जारी की है दोस्तों? 15 फरवरी 2024 को जारी की है। 30 वर्ष से कम आयु के 30 असाधारण व्यक्ति, यानी 30 असाधारण विशेष व्यक्तियों पर प्रकाश डाला है। इनमें से आइए जानते हैं जो इंडिया की सूची में शामिल महिलाएं कौन सी है। शिप्रा विश्वास सीपी और मार्केटिंग हेड है ये। नेत्रा अंजुम पर सह संस्थापक है, मैनेजिंग पार्टनर। अनुष्का राठौड़ डिजिटल कंटेंट बनाते हैं। सीता लक्ष्मी नारायण निवेश कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। अदिति सहगल भारतीय एडी संगीतकार और अभिनेत्री है। पारुल चौधरी
पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने वाली महिला एथलीट है। ज्योति यरारजी जो पेरिस ओलंपिक में ये भी शामिल होगी। रश्मिका बंधाना ये अभिनेत्री हैं और राधिका मदान ये भी अभिनेत्री है। इस प्रकार इन महिलाओं की फोर्ब्स इंडिया की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। तो अब तक अपन ने क्या देखा है, अपन ने जाना है फोर्ब्स इंडिया के अंडर 30 की सूची के बारे में जाना है, और एनआरआई और ओसीआई के बारे में जो विधि मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में जाना है। और सबसे जो मेन है वो है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार अपने 3 बिंदु की चर्चा की है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आयुष समग्र कल्याण केंद्र। कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उद्घाटन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराया। ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जब चुनाव लड़ती है तब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने गुप्त तरीके से उससे क्या कर सकती है, कुछ दान दे सकती है, यानी पैसे उसे डोनेट कर सकती है। और जब वह जो व्यक्ति या संस्था जो पार्टी को डोनेट करती है उसकी जानकारी है वो क्या रखी जाती है, गुप्त रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी को पैसा देता है तो उसकी जानकारी हाइड रखी जाएगी, उसे किसी तरीके से शो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रणाली को क्या ठहराया गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली है जो 2019 से प्रारंभ की गई है। इसके बारे में अपने संपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। और लेकिन इसे क्या ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, असंवैधानिक ठहरा दिया गया है कि अगर ऐसे करते हो तो जिनकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी तो इससे क्या हो सकता है, रिश्वतखोरी है वो बढ़ सकती है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय इस पर दिया है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम 29 जनवरी 2018 को जारी नोटिफिकेशन द्वारा लाई गई थी। इसकी वैधता को 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई थी। 2018 को इसे नोटिफिकेशन लाया गया था। चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की 29 शाखाओं में मिलता है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक, कंपनी, संस्था किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है। ये बॉन्ड 1000 रुपये के, 10,000 के, 1 लाख के, 1 करोड़ तक के भी हो सकते हैं। और बॉन्ड में चंदा देने वाले को अपना नाम नहीं लिखना पड़ता। इस बॉन्ड को सिर्फ वे ही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हैं। इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी संस्था, व्यक्ति अपना चंदा इसमें दे सकता है और इसकी जानकारी क्या है, गोपनीय रखी जाती है। और इसे प्रणाली को क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चुनावी चंदे पर कांग्रेस ने नेता जिया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म सहित 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। और इन लोगों ने क्या की थी, इसमें दाखिल याचिका रिट लगाई थी। और इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि यह असंवैधानिक है, इसे बंद किया जाना चाहिए। और इसमें 5 सदस्यीय पीठ थी और इसमें कोई जानकारी विशेष नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित। ये आपको ध्यान में रखना है, समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में, ये आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन वह पुर्तगाल उपनिवेश के समय लागू हुआ था, स्वतंत्रता के बाद लागू नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद अगर यूसीसी लागू किया गया है तो वो उत्तराखंड में ही लागू किया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और अनुसूचित जनजाति को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्या है दोस्तों कि यूसीसी क्या होता है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, सभी को नागरिकों के कानूनों में एक रूपता या समानता लाना है, सभी को क्या मिले, समान अधिकार मिले, समान काम मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट पर फरवरी 2024 में ही सौंपी।
और समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में समानता लाना है। नागरिक कानूनों में समानता लाना है। यह दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस विधेयक के, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी अपने अर्जित कर सकते हैं। आप एक बार सरसरी नजर इस पर डाल लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बिंदु, प्रधानमंत्री ने किया गुजरात में केबल पुल का सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। किसका उद्घाटन किया है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? गुजरात में किया है। किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। किसके सेतु का? कौन से सेतु का? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 फरवरी 2024 को किया गया। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने इसकी जो नींव रखी थी वो अक्टूबर 2017 में रखी थी। तो दोस्तों एक बार टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कब किया गया? 25 फरवरी 2024 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसका पुराना नाम क्या था? इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था और अभी हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया गया है? परिवर्तन कर सुदर्शन सेतु रख दिया गया है। इसकी दोस्तों जो लागत है वो 980 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 2.32 किलोमीटर यह पुल लंबा है। सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है, यह इसकी विशेषता है। दोस्तों इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के दौरे में द्वारका में, कहां पर? द्वारका में 4150 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो दोस्तों ये इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विशेष परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें से विशेष है मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना। मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना 9000 करोड़ से अधिक की यह परियोजना की आधारशिला माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। मुंद्रा यह क्या हरियाणा से गुजरात को जोड़ेगी, हरियाणा से गुजरात को जोड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने रखी गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना, अब गुरुग्राम में भी क्या दौड़ेगी? मेट्रो दौड़ेगी। इसके लिए रेवाड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में 9750 करोड़ से अधिक की इस विकास परियोजना का उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसमें से 5450 करोड़ की लागत से गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना का आधारशिला रखी है। इतने किस पर लगेंगे? तो गुरुग्राम मेट्रो में इस राशि का उपयोग किया जाएगा। 28.5 किलोमीटर की यह मेट्रो परियोजना होगी और यह परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार से चरण 5 से जोड़ेगी। किससे? मिलेनियम सिटी को उद्योग विहार से जोड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके साथ दोस्तों अनुभव केंद्र ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में भी इसका उद्घाटन किया गया है। 17 एकड़ में फैला यह अनुभव जन संग्रहालय 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह महाभारत की महाकाव्य कथा और गीता की शिक्षाओं को जीवंत करेगा। उल्लेखनीय है कि ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का वह पवित्र स्थल है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत ज्ञान प्रदान किया था और उस अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी क्या किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने को प्रश्न पूछा जाएगा वही अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन किया गया, यह अपने को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। दोस्तों कब रवाना किया गया है? जम्मू कश्मीर में 20 फरवरी 2024 को। कब दोस्तों? 20 फरवरी 2024 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जम्मू कश्मीर की उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन बारामूला से संगलदान तक चलेगी। कहाँ से चलेगी? बारामूला से संगलदान से चलेगी और कुल 48 किलोमीटर की यह दूरी तय करेगी। कितने किलोमीटर की दोस्तों? 48 किलोमीटर की यह दूरी तय करने वाली है और इसकी जो लागत आई है वो 15,863 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये तथ्य आपको सभी को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात है
कि खड़ी सुंबड़ के बीच भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 भी इसी सेक्शन में स्थित है। T50 भी इसी सेक्शन में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कौन सी है? T50 ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जो बारामूला से संगलदान तक चलेगी। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। मोदी जी के द्वारा चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है और इस चिनाब ब्रिज के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अपन जान लेते हैं। यह पुल 35,000 करोड़ की उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। 14,000 करोड़ की लागत से बना यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा यह पुल नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह ब्रिज की डिजाइन की वजह से 120 सालों तक इस्तेमाल इसे किया जा सकता है। इस पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। यह ब्रिज 8 रिएक्टर स्केल तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। इस प्रकार ये तमाम विशेषताएं अपने चिनाब ब्रिज की है, जिसका अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। पेपर लीक और नकल को रोकने वाला विधेयक भी संसद में पारित हुआ है दोस्तों, कि पेपर जो लीक करते हैं उनके खिलाफ कड़ा सा कड़ा कदम उठाया जाए। इसको लेकर संसद में विधेयक पारित किया गया है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइट जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 भारतीय संसद द्वारा फरवरी 2024 में पारित किया गया है। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 6 फरवरी को और राज्यसभा द्वारा 9 फरवरी को पारित किया गया। विधेयक में क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हो सकता है नहीं सर, होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत होती है और उन्हीं को भी उन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न जाने क्या क्या मुसीबतें झेलकर वो अध्ययन करते हैं, किन किन परेशानियों में रहकर वो अध्ययन करते हैं। ऐसे उन सभी सपनों को सजाया जाता है कि हम ऐसे करेंगे, हम जॉब लगकर ऐसा करेंगे, हम अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, लेकिन उन सभी सपनों को कुछ मैं कहूँगा कि दुष्ट लोगों के द्वारा उन सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का और मेहनतकश बंदों के सभी सपनों को पानी उड़ेल दिया जाता है। और इस पर अगर ऐसे जो होते हैं अपराधी, उन पर सरकार के द्वारा एक कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। और ये विधेयक है जो इसे अधिनियम बनाकर इसे धरातल पर उतारना चाहिए और उन लोगों को कठिन से कठिन सजा का प्रावधान होना चाहिए। संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा, जेल की सजा का प्रावधान है। और ये जो सभी प्रावधान है ये ओनली फॉर किसी दस्तावेज में लपेट कर बंद नहीं होने चाहिए, उन्हें अमल करना चाहिए और तमाम सभी बिंदुओं पर गौर फरमाना चाहिए और उन्हें धरातल पर उतारना चाहिए, ताकि इन जो ये गिरोह होते हैं उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। परीक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति सेवा प्रदाता 1 करोड़ तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। और यदि सेवा प्रदाता अवैध गतिविधियों में शामिल है तो परीक्षा की अनुपातिक लागत भी उसे वसूल की जाएगी। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने की सिफारिशें करेगी। इस प्रकार दोस्तों ये तमाम बिंदु हैं जो इस विधेयक में निहित है। अब अपने चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। SC/ST सूची संशोधन बिल संसद में पारित। दोस्तों SC/ST है ये बिल है जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी पारित किया गया है और इसमें कुछ संशोधन किया गया है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। राज्यसभा में 8 फरवरी को और लोकसभा में भी इस विधेयक को 8 फरवरी को पारित किया गया। यह विधेयक उपयुक्त राज्यों की संबंधित सूची में अनुसूचित जनजातियों के समावेशन के लिए प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया है। दोनों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में यह विधेयक पारित किया गया है और उसमें कुछ अनुसूचित जातियों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं जिन्हें ऐड किया गया है। संविधान
अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024। अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 द्वारा 1950 संशोधन कर आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित संशोधन समावेशन किया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पोरजा और खोंडा पोरजा का समावेशन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में किसका किया जाएगा? तो बोंडो पोरजा और खोंडा पोरजा का समावेशन किया जाएगा। बात करें दोस्तों ओडिशा में, तो ओडिशा में पोरी भुइयां, पोंडी भुइयां और भुइयां, ये भुजिया के पर्यायवाची के रूप में चुकटियां भुजियां हैं। ये दोस्तों जनजातियां हैं पोरी भुइयां, पोंडी भुइयां, इनको भी क्या किया जाएगा? ओडिशा में इसे अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाएगा। एसटी के अंतर्गत उप प्रविष्ट के रूप में बोंडो पोरजा, और इनका उपनाम है बोंडा पोरजा या बांदा पोरजा भी इसे कहते हैं। एसटी मैनकाडिया के पर्यायवाची के रूप में इसे मैनकाडिया कहा गया है। और अनुसूचित जाति की सूची में दो नाम हटाए गए हैं, तमाड़िया और तमुड़िया, इनको हटाया गया है, ये अपने को ध्यान रखेंगे दोस्तों। इनमें से जो मेन है वो ध्यान रखनी है। ओडिशा में तो दोस्तों किसको जोड़ा जाएगा? तो पोरी भुइयां और पोंडी भुइयां और भुइयां, ये इनको जोड़ा गया है। और आंध्र प्रदेश में बोरजा और खांडा बोरजा और बोंडा पोरजा को जोड़ा गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में किसे जोड़ा गया है? तो बोंडो पोरजा और खोंडा पोरजा। और बात करें उड़ीसा में तो पोरी भुइयां और पोंडी भुइयां को जोड़ा गया है। बस इतना अपने को ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कंफ्यूज होने वाले कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अपने लिए विशेष है जो है राजा कृष्णमूर्ति जी। कौन से मूर्ति? कृष्णमूर्ति। कौन से मूर्ति दोस्तों? कृष्णमूर्ति। अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत के सबसे बड़े शहर शिकागो का प्रतिष्ठित पत्रिका, शिकागो की कौन सी पत्रिका? शिकागो मैगजीन में भारत और अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को 50 सबसे अधिक प्रभावशाली शिकागो वासियों की सूची में शामिल किया गया है। कृष्णमूर्ति को इस सूची में 24वां स्थान दिया गया है और इसके साथ ही वह सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाले दक्षिणी एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस सूची में इलिनॉइस के गवर्नर जेबी पिट्सबर्ग का नाम शीर्ष पर है, जो शिकागो के मेयर ब्रैडन जॉनसन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। कृष्णमूर्ति जी के बारे में जान लेते हैं। राजा कृष्णमूर्ति 19 जुलाई 1973 को नई दिल्ली में एक तमिल परिवार में पैदा हुए थे। वर्ष 2012 में कृष्णमूर्ति ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2016 में उन्होंने इलिनॉइस के डिस्ट्रिक्ट 8 से चुनाव लड़ा जिसमें वे जीते। कृष्णमूर्ति देश में विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए बनी हाउस ओवरसाइट उपसमिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुने जाने वाले पहले भारतवंशी हैं और इन्हें शिकागो मैगजीन में 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में इन्हें शामिल किया गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च ये क्या है, आइए जानते हैं। देश के दूरदराज गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर, ये कॉमन सर्विस सेंटर CSC क्या होते हैं दोस्तों? अपने जहाँ से महिलाएं नरेगा के और या कोई भी अपने छोटी मोटी अमाउंट होती है, जैसे SBI के ये ई-मित्रा कियोस्क खोल रखे हैं जहाँ से अपने बैंक अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हैं, उन्हें क्या बोलता है? CSC डीलर बोला जाता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से APPR ये अपार इसका संचालन किया गया था। ये अपने अक्टूबर माह की क्रोनोलॉजी के बारे में अपार को जाना था, को 7 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। अपार APPR अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को एक राष्ट्र एक छात्र ID के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अपार क्या है दोस्तों? अपार की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है, जिसमें सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों को ABC अर्थात अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट संस्था के द्वारा जो भी उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं उनके सभी तमाम सूचनाएं क्या होगी? उस अपार कार्ड में होगी। ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया था। और जिस प्रकार अपने आधार कार्ड नंबर लिखते हैं अपनी सारी डिटेल आ जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस के अपन नंबर लगाते हैं तो अपनी सारी डिटेल आ जाती है, उसी प्रकार अपार का रजिस्ट्रेशन होगा। अपार नामक एक सभी विद्यार्थियों का कार्ड बनेगा और अपार कार्ड का जो नंबर जैसे ही लगाएंगे उससे सभी जो अपनी शैक्षणिक योग्यताएं होती है, शैक्षणिक सारा अपने इन्फॉर्मेशन है वो सभी आ जाएगी। इस ID की मदद से सभी छात्रों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश लेने आसानी होगी। विश्वविद्यालय ABC ID की मदद से एक क्लिक करने पर छात्रों का सारा डेटा हासिल कर सकेंगे। इस प्रकार क्या है, यूनिवर्सिटीज जो भी हैं
वो अपार कार्ड का नंबर लगाते ही छात्रों की समस्त डिटेल है वो उनके सामने आ जाएगी। ABC एक डिजिटल डिपॉजिटरी या डिजिटल स्टोरेज है। इस डिजिटल क्रेडिट बैंक में छात्रों के सभी क्रेडिट यानी अंक और उनकी सभी निजी जानकारियां उसमें उपलब्ध होगी। इस प्रकार दोस्तों यह कार्ड लॉन्च किया गया है। गुप्तेश्वर वन ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। कौन सा वन दोस्तों? गुप्तेश्वर वन। अपने को इतना ही याद ध्यान रखना है कि ओडिशा का कौन सा चौथा स्थल है जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो गुप्तेश्वर वन। कौन सा वन? गुप्तेश्वर वन। दोस्तों ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसमें इतनी मछली हैं, इतने सरीसृप है, ये अपने इतना कोई खास है नहीं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान आया है दोस्तों। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करें दोस्तों नेशनल न्यूज इन शॉर्ट। बापू टावर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार की राजधानी पटना, कहाँ पर दोस्तों? बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बड़ा बापू टावर बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी को समर्पित इस भवन में बापू के जीवन, शिक्षा और बिहार के साथ उनके जुड़ाव को विशेष रूप से 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बीच में दर्शाया गया है। यह टावर 6 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 120 फीट है और दोस्तों 7 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस G6 भवन की बाहरी संरचना तांबे की क्लैडिंग की होगी, जो विश्व स्तरीय इमारतों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्पेशल फीचर है। यह देश का पहला ऐसा भवन है जिसकी पूरी बाहरी परत पर तांबे का आवरण लगाया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार की राजधानी पटना में यह बापू टावर बनाया जा रहा है। तो बापू किसको कहते हैं? महात्मा गांधी जी को कहते हैं और वो टावर बिहार में बनाया जा रहा है। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, ये दोस्तों क्यासानूर क्या है? फॉरेस्ट डिजीज यानी एक बीमारी है जो किस में पाई गई है? बंदरों में पाई गई है, जो दक्षिणी राज्य कर्नाटक के क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज के प्रकोप से प्रभावित है। और ये किस में पाई गई है? तो एक बंदर में पाई गई है और इसमें कुछ विशेष है नहीं, इतना ही है जो मैंने आपको बताया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपन जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन, एकमात्र ऐसा स्टेट था जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं थी तो वो था सिक्किम, लेकिन मोदी जी ने यह भी नामुमकिन को मुमकिन किया है कि सिक्किम में भी क्या कर दिया है, पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला वर्चुअल तौर पर 26 फरवरी 2024 को रखी है। और यह कहाँ स्थित किया जा रहा है? तो रंगपो में यह स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के बाद यह मत पढ़ना भी कोई भी अपना ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी तक रेल लाइन से नहीं जुड़ा है, तो भारत के तमाम राज्य और यूटीज क्या है, रेलवे लाइन से जुड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल तौर पर क्या कर दिया गया है? सिक्किम में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा मराठों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बिल 20 फरवरी 2024 को पारित किया। तो 10% उनको आरक्षण देने का बिल है जो महाराष्ट्र विधानसभा में पारित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थे अपने आज के सेशन। कैसे लगे सभी कंटेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। आगामी सेशन भी लेके आए या नहीं लेके आए इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के जो प्रमुख अपने बिंदु हैं वो रहे थे जिनके बारे में अपन जाना भी। आयुष समग्र कल्याण केंद्र है, उसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्ब्स इंडिया ने जो अंडर 30 की सूची जारी की है, ये इतना कोई विशेष नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहरा दिया गया है। आपको पता लगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम क्या है। और समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य कौन बने गया है जो स्वतंत्रता बाद यह अधिनियम लागू हुआ है? तो उत्तराखंड। और प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर कौन से सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा की गई है? माननीय मोदी जी के द्वारा की गई है। अनुभव केंद्र ज्योतिसर कहाँ स्थित है? तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका भी उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जम्मू कश्मीर की पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को भी हरी झंडी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिखा दी गई है और इसे रवाना कर दिया गया। और अपन जाना भी SC ST जो जनजाति हैं उसमें आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति जोड़ी गई है? तो बोंडोपोरजा और खोंडोपोरजा। और बात करें ओडिशा की तो पोरी भुइयां पोंडी भुइयां को जोड़ा गया है।
ये अपने को ध्यान में रखना है। और कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पढ़ा। कृष्ण मूर्ति जी को शिकागो मैगजीन में 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल कर लिया गया है। अपार कार्ड के बारे में पढ़ा। अपार कार्ड क्या है कि विद्यार्थियों का समस्त डेटा है वो अपार कार्ड में निहित होगा। और ओडिशा का चौथा विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, तो गुप्तेश्वर वन को ओडिशा का चौथा विरासत स्थल घोषित किया गया है। और बापू टावर कहाँ बनाया गया, बिहार के पटना में इसे बापू टावर बनाया जाएगा। और सिक्किम को भी रेलवे से जोड़ दिया गया है। और कहाँ उद्घाटन किया है पहले रेलवे स्टेशन का, तो रांगपो में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो यह दोस्तों थी अपने मार्च क्रोनोलॉजी का राष्ट्रीय प्रदर्शन 2024। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आगामी सेशन हो या ना हो इसके बारे में जरूर बताइएगा। और टू द पॉइंट अपने इस सेशन में सभी सेशन का चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा शानदार से कोट के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।